नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं आचल गुलाटी गुंबर और इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना। फ्रांस और स्लोवाकिया में शीर्ष नेतृत्व के साथ की अहम मुलाकातें। पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत एक विश्वसनीय साझेदार। प्रधानमंत्री आज करेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लताड़ा। सिंधु जल संधि को बताया आज के हालात के अनुकूल नहीं, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी और हॉर्मुज स्ट्रेट के मुख्य हिस्से को खोलने की कवायद शुरू। शांति समझौते की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 60 दिन का समय तय। और फीफा विश्व कप में कनाडा और स्विट्जरलैंड ने दर्ज की बड़ी जीत। कनाडा ने कतर को 6-0 से और स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया। दक्षिण अफ्रीका और चेक गणराज्य का मुकाबला रहा ड्रॉ। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के सफल दौरे के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस दौरे पर कहा कि फ्रांस की ये यात्रा भागीदारी और उपलब्धियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। इसकी शुरुआत नीस में हुई, जहां भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद मैं G7 शिखर सम्मेलन के लिए एवियां किया और पेरिस पहुंचा, जहां मैंने वीवा टेक 2026 में संबोधन दिया। एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया, साथ ही कई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि CEO से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन, फ्रांस सरकार और फ्रांस की जनता को उनके स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य के लिए विशेष रूप से आभारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बॉन्जोर मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में भारत की जो GDP है वो दोगुनी हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने G7 के दौरान भारत ने विश्वास आधारित साझेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वो समावेशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 99,446 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। वहीं इस प्रोत्साहन के माध्यम से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सहकारी बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाने,
जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और सहकारी उत्पादों के निर्यात के विस्तारीकरण के लिए तैयार राष्ट्रीय रोडमैप की समीक्षा की। बैठक में सहकारी क्षेत्र में तकनीक के आधिकारिक उपयोग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, साझा सेवा मंचों और सेवा वितरण प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि सभी ग्रामीण सहकारी बैंक जल्द से जल्द सहकार सारथी से जुड़े, जबकि शहरी सहकारी बैंकों को नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सदस्य बनकर उसकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पर कड़ा रुख अख्तियार किया। जिनीवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो देश आतंकवाद का निर्यात करता है वो सद्भावना और दोस्ती पर आधारित समझौतों के फायदों की उम्मीद नहीं रख सकता। इस दौरान भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते पर भी बड़ा बयान दिया। अनुपमा सिंह ने कहा कि यह समझौता आज के दौर की वास्तविकताओं के हिसाब से पुराना हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी तकनीकी समझौता हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से ही लोग इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित अन्य जगहों पर युद्ध विराम को 60 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही स्थायी समाधान पर बातचीत हो सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके। आपको ये भी बता दें कि समझौते का मुख्य हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना और ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी को हटाना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि इस पूरे मामले के लिए 60 दिन का समय तय किया गया था, जिसकी शुरुआत कल गुरुवार से हो चुकी है। साथ ही ये भी साफ किया कि वह खुद अमेरिकी टीम की अगुवाई करेंगे। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया शांति समझौते पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खमनई ने अपनी औपचारिक सहमति दी। एक लिखित संदेश में खमनई ने स्पष्ट किया कि उनके निजी विचार इस समझौते को लेकर अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देश के हितों को रेजिस्टेंस फ्रंट की सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जोहान मिंजाबी की शानदार 2 गोलों की बदौलत स्विट्जरलैंड ने फीफा विश्व कप में बोस्निया हर्ज़ेगोविना को 4-1 से हराकर नॉकआउट दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ में आक्रामक खेल देखने को मिला। मैच के सभी गोल अंतिम 20 मिनट में हुए। 20 वर्षीय मिंजाबी ने 74वें मिनट में मैदान पर आने के महज 3 मिनट के भीतर पहला गोल दाग डाला। बोस्निया के लिए एरमिन महामिक ने कॉर्नर के बाद शानदार वॉली से एक गोल जरूर किया, लेकिन इससे मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। फीफा विश्व कप में चेक गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा मुकाबला ड्रॉ रहा। 83वें मिनट में हुए गोल की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने चेक गणराज्य के खिलाफ इस मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। इस ड्रॉ से दोनों टीमों को केवल 1-1 अंक हासिल हुआ है। जोनाथन डेविड की शानदार हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा विश्व कप में कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी। ये कनाडा के विश्व कप में पहली जीत है। इस शानदार जीत के साथ सह मेजबान कनाडा ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंचा। अब कनाडा का सामना 24 जून को स्विट्जरलैंड से होना है, जबकि कतर बोस्निया हर्ज़ेगोविना से भिड़ने वाला है। और फिलहाल इस सांकेतिक विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।